हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज एक बार पुनः आप लोगों का कक्षा 9 की एक नई क्लास में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग परमाणु एवं अणु नामक चैप्टर पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने प्रतीक के विषय में जाना था, परमाणु भार और द्रव्यमान संख्या के विषय में जाना था। आज उसी से आगे हम लोग ग्राम परमाणु भार क्या होता है, अणु क्या होते हैं, आयन क्या होते हैं, संयोजकता क्या होती है, अणुभार एवं ग्राम अणुभार क्या होता है, इन टॉपिक्स के विषय में जानेंगे। बच्चों, इससे पहले आपने हमारे चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आने वाला वीडियो तुरंत ही आपको प्राप्त हो जाए। आइए हम लोग देखते हैं। इसको पढ़ने से पहले, ग्राम परमाणु भार को पढ़ने से पहले हम एक बार परमाणु भार को थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। परमाणु भार क्या है? हमने परमाणु भार की परिभाषा जानी थी कि किसी तत्व के एक परमाणु का औसत भार। किसी तत्व के परिभाषा लिख देते हैं, एक बार फिर रिवाइज कर लीजिए कि किसी तत्व का परमाणु भार यह प्रदर्शित करता है कि तत्व की उस तत्व का औसत भार कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12 से कितने गुना भारी है, ठीक है। हमको लगता है पिछले वीडियो में फार्मूला भी नहीं लिखा था, फार्मूला भी लिख लीजिए। तत्व का परमाणु भार बराबर उस तत्व के एक परमाणु का औसत भार बटे कार्बन 12 के एक परमाणु का भार, और यहाँ होगा गुणे 12, ठीक है। तो ये हो गया फार्मूला, किसी तत्व के परमाणु भार का फार्मूला हो गया ये। अब हमने बताया था कि इसके अनुसार हम ये जान लेते हैं कि जो परमाणु भार जो है क्या है, एक संख्या है जिसकी कोई यूनिट नहीं है, यानी इसकी कोई इकाई नहीं है, ठीक है। और कार्बन 12 का जो परमाणु भार है, दो चीज़ें हमको पता चली। दो चीज़ें, कार्बन 12 का जो परमाणु भार है वो कितना है, 12 है। कार्बन 12 का परमाणु भार 12 है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हमको इससे पता चली। यानी यदि हम ये कहें कि परमाणु भार की कोई यूनिट नहीं हो सकती कुल मिलाकर के, लेकिन यदि किसी तत्व के परमाणु भार को हम ग्राम में व्यक्त करें, किसी तत्व के परमाणु भार को यदि हम ग्राम में परमाणु व्यक्त करें, तो वह उस तत्व का ग्राम परमाणु भार कहलाता है, ठीक है। ग्राम परमाणु भार कहलाता है, ठीक है। यदि किसी तत्व के परमाणु भार को हम ग्राम में व्यक्त करें तो वह उस तत्व का ग्राम परमाणु भार कहलाता है। एक बात और ध्यान देने की है, इसकी भी कोई यूनिट नहीं होती, इसकी भी कोई इकाई नहीं होती, ठीक है। अब एक प्रश्न उठ रहा होगा, इकाई क्या है, ठीक है। देखिए, कोई मूल राशियां जो हैं, जैसे द्रव्यमान एक राशि है, उसकी यूनिट होती है किलोग्राम। द्रव्यमान की यूनिट होती है किलोग्राम। समय की जो यूनिट है वो क्या है, सेकेंड है। और बड़ी यूनिट मिनट है, घंटा है, फिर दिन है,
फिर वर्ष है और फिर प्रकाश वर्ष है। तो ये समय की इकाइयाँ हैं, ठीक है। इसी तरह से इसकी भी इकाई है और इसकी कोई इकाई नहीं होती है, ग्राम परमाणु भार की कोई इकाई नहीं होती है। यदि हम इसका उदाहरण लें तो ऑक्सीजन का एक उदाहरण हम देख लेते हैं। ऑक्सीजन का ग्राम परमाणु भार बराबर 16 ग्राम, 16 ग्राम, ठीक है। यदि कहा जाए ऑक्सीजन का परमाणु भार बराबर, ऑक्सीजन का परमाणु भार बराबर, तो लिखा जाएगा केवल 16। लेकिन ये कहा जाए ऑक्सीजन का ग्राम परमाणु भार बराबर, तो क्या लिखा जाएगा 16 ग्राम, ठीक है। अब इसी को हम क्या करते हैं, इसी को हम कन्वर्ट कर लें कि एक ऑक्सीजन का 1 ग्राम परमाणु बराबर या 1 ग्राम ऑक्सीजन परमाणु बराबर 1 ग्राम ऑक्सीजन परमाणु बराबर 16 ग्राम ऑक्सीजन, ठीक है। 16 ग्राम ऑक्सीजन, 1 ग्राम ऑक्सीजन का 1 ग्राम या ऑक्सीजन 1 ग्राम ऑक्सीजन का परमाणु भार बराबर हो जाए 1 ग्राम परमाणु बराबर हो जाएगा ऑक्सीजन का 1 ग्राम परमाणु। इसको इस तरह लिख देते हैं, ऑक्सीजन का 1 ग्राम परमाणु, 1 ग्राम परमाणु बराबर 16 ग्राम ऑक्सीजन, ठीक है। तो इस तरह से इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है अणु। अणु क्या होते हैं, हमने परमाणु के विषय में पढ़ा कि परमाणु जो है वो स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते, ठीक है। परमाणु अणु एवं आयन बनाते हैं। जो परमाणु हैं वो स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते, बल्कि क्या बनाते हैं, अणु एवं आयन, ठीक है। अणु एवं आयन बनाते हैं, परमाणु स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते। अर्थात अणु क्या है, हम कह सकते हैं अणु क्या है, तो अणु जो है परमाणुओं का ऐसा रूप, ऐसा फॉर्म जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है। किसी तत्व या यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है, उसी को क्या कहते हैं, हम अणु कहते हैं। अब अणु क्या करते हैं, अणु बंध करके पुंज बना करके किसका निर्माण करते हैं, किसी भी द्रव्य का निर्माण कर सकते हैं। तो ऐसे इनको हम क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। अब तत्वों के अणु, जैसे ये ऑक्सीजन का परमाणु है, लेकिन ये लिख दिया गया O2 क्या है, अणु है, ठीक है। ये ऑक्सीजन क्या है, ये परमाणु अवस्था में है, ठीक है। लेकिन O2 क्या है, ये अणु अवस्था में है, ठीक है। इसी तरह से धातुएं जितनी हैं Na, सोडियम, ये क्या है, ये अणु भी है और इसको हम परमाणु भी कह सकते हैं। लेकिन जो अधातुएं हैं वो उनके दो परमाणु मिलकर के अणु का निर्माण करते हैं, ठीक है। इसी तरह से ऑक्सीजन में 2 के स्थान पर 3 मिल जाए तो क्या बन जाता है, ओजोन बन जाता है, ठीक है। और ये भी क्या है, एक अणु है, ठीक है। ये हो गया अणु। अब नेक्स्ट आ जाता है आयन, ठीक है। देखिए, हम जानते हैं कि 2 प्रकार के तत्व होते हैं, धातु और अधातु। तत्व 2 प्रकार के होते हैं, धातु और अधातु, ठीक है। धातु एवं अधातु यदि बताया गया होगा तो धातुओं में धनायन बनाने की क्षमता होती है और अधातुओं में ऋणायन बनाने की क्षमता होती है। ऋणायन क्या है या धनायन क्या है, धन आवेश युक्त, ठीक है। धन आवेश युक्त परमाणु या
या परमाणुओं का समूह क्या कहलाता है? धनायन कहलाता है। ठीक है। ठीक उसी प्रकार से ऋण आवेश युक्त परमाणु या परमाणुओं के समूह को क्या कहते हैं? हम ऋणायन कहते हैं। ठीक है। एक उदाहरण ले, जैसे हम एक लवण ले NaCl। अब इसमें Na क्या है? अCl। Na क्या है? ये धातु है और ये क्या है? अधातु है। ठीक है। अब Na पर एक धनावेश है, अCl पर एक ऋणावेश है, तो ये क्या है? ये धनायन है और ये क्या हो गया? ये हो गया ऋणायन। ठीक है। ऋणायन क्यों हो गया? क्योंकि इसके ऊपर ऋणावेश है, इसके ऊपर क्या है? धनावेश है। तो धन आवेश युक्त यौगिक या यौगिकों के समूह को हम क्या कहते हैं? धनायन कहते हैं। और ऋण आवेश युक्त यौगिक या यौगिकों के समूह को हम ऋणायन कहते हैं। नेक्स्ट आ जाती है संयोजकता। नेक्स्ट आ जाती है संयोजकता। किसी तत्व की संयोजकता उसके परमाणुओं के रासायनिक संयोग की क्षमता है। रासायनिक संयोग की क्षमता है। ठीक है। यानी किसी तत्व की संयोजकता उसके परमाणुओं की रासायनिक संयोग करने की क्षमता है। इसके लिए एक वैज्ञानिक हुए फ्रैंकलैंड। ठीक है। फ्रैंकलैंड, इन्होंने ऐसा करने के लिए इन्होंने सन 1852 में एक सिद्धांत दिया और उसके अनुसार इन्होंने क्या कहा? हाइड्रोजन परमाणु की संयोजकता को उन्होंने क्या माना? एक माना, 1 माना। ठीक है। हाइड्रोजन परमाणु की संयोजकता को क्या माना? एक माना। इस आधार पर इन्होंने परिभाषा दी कि किसी तत्व की संयोजकता लिख लें, किसी तत्व की संयोजकता हाइड्रोजन परमाणुओं की वह संख्या है जो उस तत्व के एक परमाणु से संयोग करती है। एक परमाणु से संयोग करती है। ठीक है। यानी हाइड्रोजन परमाणुओं की वह संख्या जो उस तत्व के एक परमाणु से संयोग करती है उसे उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। इसके आधार पर जैसे H2O, अब O की संयोजकता कितनी होगी? H के परमाणुओं की संख्या, यानी H के परमाणु संख्या कितनी है? 2 है, तो O की संयोजकता कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। इसी तरह NH3 में N की संयोजकता कितनी है? H के परमाणुओं की संख्या, यानी N की संयोजकता बराबर 3। HCl में Cl की संयोजकता कितनी है? H के परमाणु संख्या, यानी यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब 1, तो Cl की संयोजकता बराबर 1। ठीक है। इस तरह से इन्होंने दिया, लेकिन एक समस्या आई। कब आई? जैसे CH4 C2H6, ठीक है, C2H2। ठीक है।
अब इसमें आप देख रहे होंगे, इसमें CH4 में C की संयोजकता कितनी है? H के परमाणुओं की संख्या, यानी कि की संयोजकता हो गई 4। इसमें C की संयोजकता H के परमाणु यानी 2 की 6 तो 1 की 3। इसमें कितनी है? 2 की 2 तो 1 की 1, यानी आप देख रहे हैं इसमें संयोजकता इसकी 4 है, इसमें 3 है और इसमें 1 है। यानी अब संयोजकता जो है वो फिक्स नहीं है C की संयोजकता कितनी हो, इसीलिए यह जो परिभाषा थी यह फेल हो गई। ठीक है, फिर एक नई परिभाषा आई में 1916 में कोसेल और लेविस ने, ठीक है, एक परिभाषा दी। उन्होंने संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत दिया, संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। ठीक है, अब ये संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या है, इसको हम लोग विस्तृत रूप से अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ सिर्फ ये जान लेते हैं हम कि किसी तत्व की संयोजकता वह संख्या है जितने परमाणुओं से वह कोई बंध बनाती है या संयोग करती है, या साझे में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एक थोड़ा सा बता दें कि जैसे C है, कार्बन है, ठीक है, कार्बन में कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 4। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ना जरूरी है, लेकिन हम बता देते हैं और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इसकी क्या हो गई 2 4। अब इसकी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 4 इलेक्ट्रॉन बचे। अब ये C के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4, ठीक है, 3 और 4। अब ये हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1। अब ये हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, फिर ये हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, फिर हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन और फिर हाइड्रोजन का ये 1 इलेक्ट्रॉन, यानी 4 इलेक्ट्रॉन इसका संयोग कर रहा है। तो C की संयोजकता कितनी हो गई? 4 हो गई। ठीक है, एक और हमने उदाहरण लिया था C2H6। ठीक है, अब इसको देखिए, C की अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये दूसरे C की कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये 3H से संयोग इसने कर लिया और 3H से संयोग इसने कर लिया और एक एक परमाणुओं का साझा इन्होंने कर लिया आपस में। ठीक है, यानी एक एक का साझा तो इन्होंने कर लिया आपस में और 3 का साझा इससे कर लिया। तो क्या हो गए? C2H6। अब इसमें भी C की 4 संयोजकता है और इसमें भी C की 4 संयोजकता है, यानी 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा हो रहा है, 4 इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो रहा है। तो ये हो गया क्या? इनकी संयोजकता हो गई 4। ठीक है, इसको हम विस्तृत रूप से अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आ जाता है अब अणुभार। ठीक है, देखिए जैसे किसी तत्व का परमाणु भार भी क्या है? एक संख्या है। परमाणु भार भी क्या है? एक संख्या है। उसी तरह से अणुभार भी क्या है? एक संख्या है। अणुभार भर क्या है? एक संख्या है। अब परमाणु भार एक परमाणु का भार है और अणुभार क्या है? किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं के परमाणु भारों का योग। ठीक है, जैसे H2O क्या है? एक अणु है जल का। अब इसका परमाणु भार H का होता है 2, तो 2 परमाणु, 2 गुणे 1 प्लस O का होता है 16, तो इसका कितना हो गया? 18। H2O का अणुभार कितना हो गया? 18 हो गया। इसी तरह से NH3 का, सोडियम का, अमोनिया का N का होता है कितना? N का होता है 14, H का होता है 1, तो ये हो गया 14 गुणे 1 प्लस 3 गुणे 1, तो कितना हो गया? 17। इसका अणुभार 18 हो गया, इसका अणुभार कितना हो गया? 17 हो गया।
यानी किसी तत्व के एक परमाणु में, किसी तत्व के किसी अणु के एक अणु में उपस्थित परमाणु के परमाणु भारों का योग, वो क्या कहलाता है? अणु भार कहलाता है। इसी तरह से एक उदाहरण और लेते हैं हम, CH4। अब C का परमाणु भार होता है 12, H का कितना होता है? 1 होता है, 4 परमाणु हैं, 4 गुणे 1 बराबर 16। ठीक है, ये हो गया मेथेन का अणुभार। ठीक है, अब ऐसे ही इसकी कोई इकाई नहीं होती है, यानी इसकी कोई यूनिट नहीं होती। यदि कहा जाए जल का अणुभार कितना है तो क्या कहा जाएगा? जल का अणुभार 18 है। लेकिन जल का ग्राम अणुभार कितना है? जल का ग्राम अणुभार कितना होगा? बराबर 18 ग्राम। ठीक है, यानी 1 ग्राम जल का अणुभार बराबर 18 ग्राम जल। ठीक है, या इस तरह हम लिख सकते हैं, जल का 1 ग्राम अणुभार बराबर 18 ग्राम जल। ठीक है, यानी इसको भी यदि हम ग्राम में व्यक्त करें तो यह भी क्या कहलाएगा? यह भी इसका ग्राम अणुभार कहलाएगा। ठीक है, लेकिन यदि हम अणुभार कहें तो अणुभार की कोई इकाई नहीं होती है, अणुभार की कोई यूनिट नहीं होती है। आज हम लोगों ने इतना देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मोल धारणा के विषय में पढ़ेंगे। मोल धारणा क्या होती है और इससे संबंधित कुछ हम लोग आंकिक प्रश्नों को भी हल करेंगे। ठीक है, इस वीडियो को ही समाप्त कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।